नमस्ते। सॉलिड फैक्ट विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत है। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर। सर, नीतीश कुमार को लेकर के बहुत सारे सवाल उस समय भी उठ रहे थे जब बिहार के इलेक्शन हो रहे थे, उसके पहले भी उठ रहे थे। तमाम ऐसी वीडियोस वायरल हुई जिसमें नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सारे सवाल उठाए गए। लेकिन इन चुनाव के वक्त नीतीश कुमार ने जिस तरीके से रणनीतियां अपनाई, उसके बाद बहुत सारे जो है सवालों पर विराम लगते हुए दिखाई दिए। लेकिन अब सरकार बनने के बाद भी नीतीश कुमार का वही क्रम जारी है जिनको लेकर के सवाल उठ रहा था। एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल है सोशल मीडिया पर कि जिस तरीके की घटना हुई बिहार के अंदर, और वास्तव में ये बेहद गंभीर घटना मानी जा रही है। हम चाहते जरा वो एक दृश्य हम दिखा दे अपने दर्शकों को, फिर मैं सवाल लेकर आगे आता हूं आपके पास। दिखाइए जरा। मंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देके नीलम अभिरंजन अब एक हिजाब पहले पहने हुए महिला का हिजाब खींच देना क्या दिखाता है सर, क्या माना जाए? और एक इम्पोर्टेंट सवाल ये भी है कि आखिर नीतीश कुमार को लेकर के जो सवाल तब उठ रहे थे, क्या वास्तव में वो सवाल सही थे? नीतीश कुमार वास्तव में इस अवस्था में नहीं है अब कि वो बिहार चला सके? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए 2 दिन पहले की घटना है और इस पे पूरा सत्ता पक्ष और पूरी जेडीयू इस पे बिल्कुल जिस तरीके से आप कह सकते हैं उनको सांप सूंघ गया है, उनकी कोई रिएक्शन किस तरीके की नहीं आ रही। चुनाव से पहले भी और चुनाव से बहुत पहले भी अगर आप ध्यान करें तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अनफॉर्चुनेटली जो नीतीश कुमार है वो मेंटली स्टेबल नहीं है और उनकी तमाम इस तरह की गतिविधियां जो है वो अब मतलब अनबिकमिंग ऑफ ए कंडक्ट ऑफ ए चीफ मिनिस्टर बेसिकली उस श्रेणी में आती है। चाहे ये सोमवार की घटना जिसमें उन्होंने डॉक्टर नुसरत परवीन का जिस तरीके से हिजाब खींच दिया, ये क्या कह करके, और अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखा हो तो पीछे जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, वो उनकी शर्ट खींच करके उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। तो ये ना तो पहला अवसर है और ना आखिरी अवसर है, ये लगातार चीजें चलती जा रही है। अब लेटेस्ट खबर ये है कि उस लड़की ने, जो डॉक्टर नुसरत परवीन थी, आयुष की डॉक्टर थी, वो अपॉइंटमेंट लेटर मुख्यमंत्री दे रहे थे समारोह में, और उसमें उसके बाद उसने पटना छोड़ दिया है और वो अपने पैतृक आवास कलकत्ता चले गई अपने परिवार वालों के पास। उसने नौकरी करने से भी मना कर दिया है। वो खबर भी मैंने भेजी है, दर्शकों को दिखा दीजिएगा। वो छोड़ करके चली गई है कोलकाता, उसको 20 तारीख तक ज्वाइन करना है। परिवार वाले समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यार दोस्त समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उसका केवल यही कहना है कि राज्य, जिस राज्य में मुख्यमंत्री की ये स्थिति हो तो बाकी उसके बाद क्या होगा ये समझने की बात है। दूसरा आपने कहा नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की जो मानसिक स्थिति है उसकी आप एक घटना से कल्पना लगाइए। आज बुधवार है और गया जी में बिहार में 3-4 फंक्शन थे। लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान के 2 दिवसीय कार्यशाला में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार पहुंचे हैं वहां पर। आप कोई कल्पना कीजिए कि नीतीश के कार्यक्रम के अंदर मीडिया की एंट्री पर बैन लगा दिया गया। कभी सोचा था आपने, कभी सुना है कि किसी राजनेता के कार्यक्रम में मीडिया की एंट्री पर बैन लगाए? क्योंकि वो राजनेता मेंटली स्टेबल नहीं। ये अपने आप में एक नया लो है और इसमें आज जो उन्होंने तमाम उद्घाटन किए, शिलान्यास किए, लेकिन जब से ये घटना हुई है तब से ना तो उन्हीं की पार्टी, खुद की पार्टी जेडीयू, उसके पेज से सीएम का कोई फंक्शन लाइव हो रहा है और हर एक कार्यक्रम के अंदर मीडिया की एंट्री बैन कर दी गई। कल भी जो ऊर्जा विभाग में जो नियुक्ति पत्र बांटने का जो काम कार्यक्रम था उसमें भी मीडिया को एंट्री नहीं दी गई थी। ऐसे मुख्यमंत्री का आप क्या करेंगे बताइए? मुख्यमंत्री की तो हर गतिविधि जो सार्वजनिक है वो मीडिया के दायरे के अंदर खुद इनवाइट करता पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, और यहां स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री को के कार्यक्रम में मीडिया की एंट्री बैन है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री किस स्थिति के अंदर है। और आज की तारीख में जब मैं और आप बात कर रहे हैं, बेंगलुरु से लेकर के, हैदराबाद से लेकर के, लखनऊ से लेकर के लगभग हर राज्य में नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने की, 0 एफआईआर कराने की, तमाम तरह की शिकायतें लगातार दायर की जा रही। और सबसे ज्यादा तो बेसिकली जो है, जो वकील है बेंगलुरु के ओवैस हुसैन एस, उन्होंने नीतीश के खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज कराने की मांग करते हुए लिखित शिकायत दी है और कहा है कि एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न, बिना सहमति शारीरिक उसका हस्तक्षेप, महिला का मर्यादा भंग करना, शील भंग करना जिसको आप कहते हैं, सार्वजनिक अपमान और धार्मिक गरिमा के उल्लंघन जैसे आरोप। और ये अकेला बेंगलोर की बात नहीं बता रहा मैं, हैदराबाद से लेकर के, लखनऊ से लेकर के तमाम राज्यों के अंदर नीतीश कुमार के साथ इस तरह की खबरें लगातार आ रही है। उसके बावजूद भी क्या वो निकाला गया कि उनके कार्यक्रम के अंदर आप केवल
मीडिया की एंट्री बैन कर दो ताकि इस तरह की चीजें ही बाहर ना आए। ये स्थिति एक सर्विंग मुख्यमंत्री की है, तो आप सहज कल्पना कर सकते हो कि वहां किस तरह के फैसले हो रहे होंगे, मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति क्या है, उनके शारीरिक हाव भाव क्या है। और मानसिक अगर आदमी अनस्टेबल है तो वो मुख्यमंत्री तो छोड़िए, वो किसी भी पद पे उसको सर्व नहीं करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए, खासतौर पर पब्लिक पोस्ट के ऊपर। नहीं तो ऐसा जो मामला जब इतने जो सामने है, प्रत्यक्ष है, क्या नीतीश कुमार के ऊपर एफआईआर नहीं दर्ज हो जानी चाहिए? क्या इस देश में संवैधानिक रूप से उनको केवल इस बात के लिए इस बात से छूट मिल जानी चाहिए, इस एफआईआर से या किसी तरीके की कार्रवाई से छूट मिल जानी चाहिए क्योंकि वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं? और बाकी अगर यही काम कोई और करता तो क्या अब तक एफआईआर उनके ऊपर नहीं हुई होती? क्या उनके ऊपर कानूनी जो है वो कार्रवाई नहीं हुई होती अब तक? नहीं राम प्रकाश जी, यहाँ तो मुख्यमंत्री तो चलो पटना के अंदर है, बिहार के अंदर है, बिहार की पुलिस पर्चा दर्ज नहीं करेगी, कोई बात नहीं। बाकी सारी दुनिया के अंदर तो पड़ा है ना। मैंने जैसे बताया, कर्नाटक से लेकर के तेलंगाना से लेकर के उत्तर प्रदेश में, और जो इन्हीं के पुराने खैर ख्वाह है, महबूबा मुफ्ती से लेकर के समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, इस तरह की चीज पर जो उन्होंने हरकत की है उस पर उनको इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और हकीकत यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो मंत्री है उत्तर प्रदेश के अंदर, संजय निषाद, उसने जो टिप्पणी की फर्दर उस पर, उसने और आग में घी डालने का काम किया है कि महिलाओं के प्रति जो मुख्यमंत्री का नीतीश का जो एक वो था, वो तो अलग बात है, वो मेंटल स्टेबल है, लेकिन संजय निषाद के ऊपर तो ऐसी कोई चीज नहीं है ना। उसके बाद उन्होंने जो कहा कि कहीं और छू देते हैं, जो जो भी, मैं तो शब्द भी रिपीट नहीं करना चाहता, तो अपने आप में ये एक फुल ब्लोन कंट्रोवर्सी होगी है। और अब इसमें देखना केवल ये चाहिए कि जेडीयू कहीं मुंह दिखाने लायक ही ना बचे इस पूरे घटनाक्रम के अंदर। एक तरफ तो माइनॉरिटीज की पॉलिटिक्स करते हैं, दूसरा मुख्यमंत्री ने ये किया। और मैं कहता हूं अगर कोई चीज ऐसी हो भी गई थी तो एज ए पार्टी दे कुड हैव कट ए सॉरी फिगर, वो खेद प्रकट किया जा सकता था। अभी तक उसकी भी जहमत नहीं उठाई है। उस लड़की ने भी कही ये बात कि हो सकता है मुख्यमंत्री की कोई और भावना रही हो, लेकिन मैं कंप्लीटली असहज थी और मैं बहुत बुरे तरीके से एम्बेरेस्ड भी थी। तो ये पूरी की पूरी परिस्थिति, कहाँ का समाजवाद और कहाँ का ये सारा जो जिसके भी ये शिष्य लोहिया जी के फला के, वो सारी चीज जब सामने आ रही है कि कुर्सी से चिपके रहने के लिए ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट। और अब तो हालत ये है कि मीडिया की एंट्री बैन करने का मतलब आप समझ लीजिए कि डेमोक्रेसी भी किस दिशा में जाएगी नीतीश कुमार के कार्यक्रमों को लेकर। नहीं, मीडिया, चलिए मीडिया का बैन करना तो सबसे आसान उपाय है, लेकिन इससे क्या नीतीश कुमार का अपराध खत्म हो गया? वास्तव में नीतीश नहीं, कुमार ने जो किया, क्या वो अपराध नहीं है? आज भारतीय जनता पार्टी, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूंकि भाई भाजपा वहां संगठन में सरकार चला रही है, और सवाल ये उठता है कि जो भाजपा ये नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, महिलाओं के लिए कई बार कई तरीके के वादे उनके हैं, कई तरीके के नारे गढ़े गए, पीठ थपथपाती है भारतीय जनता पार्टी अपना इसके लिए कि वो महिलाओं के आरक्षण का बिल लेकर के आए। वो अलग बात है कि लागू कब करेंगे नहीं करेंगे, वो उनकी अलग चीज है, वो जो करते हैं, लेकिन बिल लेकर के आए इसके लिए अपनी की वाहवाही करते हैं, तो क्या इसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं बनती है? नहीं राम प्रकाश, देखिए इसके लिए बेसिकली सीधे सीधे अगर आप बात करो तो नीतीश कुमार जिम्मेदार है, और भारतीय जनता पार्टी बतौर गठबंधन सहयोगी उनको भी इस बात पर अपनी पक्ष रखना चाहिए। और उनका पक्ष रखा किसने? उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद ने, इतनी आपत्तिजनक भाषा के अंदर। बेसिकली कहने का अर्थ यह था कि अगर नीतीश और उनकी पार्टी सॉरी भी, खेद भी प्रकट कर दे, उससे भी कोई अपराध कम नहीं हो जाता है, ये मान करके चलिएगा कानून की भाषा के अंदर। लेकिन फिर भी एक जिसको कहते हैं ना कि एक मरहम लगाने वाली स्थिति, यहां तो उसकी भी ना विचार है ना उसकी कोशिश की जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी का पूरा इकोसिस्टम जिस तरीके से पूरी चुप्पी साधे हुए है, सम्राट चौधरी ने जरूर मंच पर उनका हाथ खींचने की कोशिश की ये जब जब वो कर रहे थे, उसके अलावा कहीं कोई बयानबाजी नहीं आई है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए ये स्थिति अंदर ही अंदर मन में लड्डू फूटने वाली है कि खुद ही इस तरह की हरकतों से, दो चार हरकतों से नीतीश कुमार इतने डिस्क्रेडिट हो जाए, उनको अनस्टेबल घोषित कर दिया जाए पब्लिकली, कि ताकि फिर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता का खेल करने में आसानी हो, कि वो काबिल नहीं रहे इस काम के। लोगों से ये आवाज आए कि जैसे आज समाजवादी पार्टी के एक नेता ने, तमाम लोगों ने, मुफ्ती ने, महबूबा मुफ्ती ने, सबने कहा कि अगर आप इस स्थिति में नहीं है तो आप पद छोड़ दीजिए। वो एक पूरे देश में हवा बने कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, और उनको ईज आउट कर दिया जाए। और भारतीय जनता पार्टी की जो लंबे समय से जो इच्छा है अपनी सरकार कायम करने की, फिर उसमें कोई परेशानी बचती नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी तो अंदर ही अंदर एंजॉय कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद ने जो बात कही, वो घोर न केवल आपत्तिजनक है, वो इनका चाल चरित्र और चेहरा भी दिखाती है कि महिलाओं के प्रति इनकी मानसिकता क्या है। रही बात नीतीश कुमार की, ना तो उनके लिए पहली घटना है और ना ये आखिरी घटना है। पिछले कुछ समय में आपने लगातार देखा होगा जिस तरीके से वो इस तरह की चीजें, मतलब
इनवॉलंटरीली कर पा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। एक चीज जरूर है कि मानसिक तौर पर अस्थिर है। मैं आपको एक थोड़ी क्रोनोलॉजी बता दूं कि कब कब क्या क्या हुआ है। 20 नवंबर 2025 को रिकॉर्ड 10वीं बार जब वो सीएम बन रहे थे, तो उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर जब नीतीश कुमार, जब मोदी जी जाने लगे, तो उनके पैर छूने का कोशिश की लगातार। तो उन्होंने, जो मोदी थे, उन्होंने उसको अवॉइड करके उनको खड़ा किया। इससे पहले आपने 2 बार देखा होगा, 7 जून 24 को जब एनडीए की बैठक हुई थी चुनाव नतीजों के बाद, 13 नवंबर 2024 को जब पीएम दरभंगा में एम्स के शिलान्यास कार्यक्रम में आए थे, तब भी अपना भाषण खत्म करके वो कुर्सी पे जा रहे थे बैठने के लिए, एकदम रुके और मोदी के पैरों में झुक गए। इसी तरीके से आपको ध्यान होगा, ये आज की बात नहीं है, मैं 9 महीने पुरानी बात कर रहा हूं। 20 मार्च 2025 की घटना याद कीजिए। एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान बज रहा था और नीतीश कुमार जी हंसी ठिठोली कर रहे थे वहां पर खड़े होकर के। उनके प्रधान सचिव दीपक ने हाथ दिखाकर सावधान मुद्रा में रहने का इशारा भी किया, तो नीतीश कुमार उनको प्रणाम करने लगे। 15 मार्च 2025 को आपने पटना में होली मिलन समारोह के दौरान देखा होगा कि रविशंकर प्रसाद के पैर छूने के लिए झुक गए थे। रविशंकर प्रसाद उनसे 4 साल छोटे। तो आप सोचिए वो उन्होंने मुश्किल से उनको रोका, फिर उनको गले लगाया टाइप का। इससे पहले 30 जनवरी 2025 को आपको ध्यान होगा, पटना में बापू की श्रद्धांजलि सभा थी महात्मा गांधी जी की। वहां नीतीश कुमार श्रद्धांजलि दी और उसके बाद ताली बजाने लगे श्रद्धांजलि सभा के अंदर। तब तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने उन्हें रोका था। इससे पहले अगर साल से भी पीछे चल पड़े आप, 30 नवंबर 24 को चलिए, विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन नीतीश कुमार सदन में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के ब्रेसलेट से खेलने लग गए थे हाउस के अंदर। सीएम का यह अंदाज देखकर मंत्री भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और वहां पर एक अलग तरह का एम्बेरसिंग माहौल बना। 15 अक्टूबर 24 को आपने देखा होगा, गांधी मैदान में दशहरा पर रावण वध समारोह का आयोजन था। इसमें तीर और धनुष उन्होंने फेंक दिया था। 21 सितंबर 2024 को अशोक चौधरी एक कंधे पर सिर रखकर उनसे लिपट गए थे और ये कहा कि हम इनसे बहुत प्रेम करते हैं। तो ये सारी की सारी घटनाएं 21 सितंबर 2024 से लेकर के और आज आप 17 दिसंबर 2024, लगभग 15-16 महीने से ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है। अब मैं आप नहीं कह सकते कि वो किस चीज की दवाई ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, अंडर ट्रीटमेंट है, क्या स्थिति है, लेकिन ये सारी चीजें एक सीजन्ड पॉलिटिशियन के लिए, जिसकी 74 साल उम्र है, उसके लिए ना तो ये शोभा देती है और ना उनकी पार्टी, ना उनके गठबंधन सहयोगी किसी के लिए भी कोई अच्छा संकेत ये कुल मिलाकर के नहीं है और ब्रॉडली समाज के तो खिलाफ है ही है। तो भाजपा की जो इस पूरे मामले पर चुप्पी है, टिप्पणी का ना आना है, वो केवल गठबंधन की मजबूरी ही मानी जाए सर, या फिर वास्तव में वो जिस तरीके से भाई ज्यादा सीटें लेकर के बैठे हुए हैं, सत्ता उनको अपनी चाहिए, मुख्यमंत्री बनाने के मौके के तौर पर भी इसको देख रहे हैं कि कम से कम ये मामला तूल पकड़ेगा, देश में एफआईआर होंगी, कई जगह इस मामले में विरोध प्रदर्शन होंगे, तो मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को बदला अगर जाएगा तो बिहार में किसी का कोई सेंटिमेंट इसके अगेंस्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि इस चीज के चलते नीतीश कुमार को फायदा मिला बिहार के चुनाव में, ये भाजपा को भी पता है। अगर उनको मिड में हटाएंगे तो भाजपा का विरोध होगा, ये भी भाजपा को पता है, तो उसको वो अपने मौके के तौर पर देख रहे हैं, इसलिए चुप्पी साधे हुए हैं। रामप्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी उसूलों की राजनीति नहीं करती। वो आपदा में अवसर तलाशा करती है। वो किसी भी स्टेट के अंदर देख लीजिए, वो क्या चाह रहे हैं बेसिकली वो देखना पड़ेगा आपको। वो चाहते हैं कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, महीने, 2 महीने, 4 महीने में जिस भी पब्लिक फंक्शन में जाएंगे उसमें इस तरह की हरकत वो करते रहेंगे। और एक स्टेज ऐसी आएगी कि घटना छोटी थोड़ी है, जो सोमवार को जो घटना हुई है, मुस्लिम महिला का हिजाब खींच देना, ये घोर आपत्तिजनक है। इसको मिडिल ईस्ट के अखबारों में, गल्फ के अंदर, तमाम अखबारों के अंदर ये खबर छपी। आप इसको इंडिया तक सीमित मत कीजिए, यहां तो कोई पोमेरियन बोलेगा नहीं, लेकिन देश में नहीं, पूरी दुनिया में बद पिट रही है इसकी। तो भारतीय जनता पार्टी का खेल क्या है, इसलिए मैंने वो शब्द बहुत सोच समझ के प्रयोग किया कि भाजपा चाहती है कि ये कंप्लीटली डिस्क्रेडिट हो जाए और इनको फिर ईज आउट करना आसान हो जाएगा। फिर किस मुंह से तो जेडीयू विरोध करेगा किसी बात का, और चूंकि संख्या भाजपा की ज्यादा है, केवल नीतीश कुमार की तो मजबूरी थी ना कुछ समय के लिए, अब तो भाजपा चाहती है कि जितना जल्दी हो सके कमान अपने हाथ में है, और नीतीश को डिस्क्रेडिट होना भाजपा के लिए इससे बेहतरीन आपदा में अवसर और क्या होगा। तो बीजेपी तो आई फॉर द टॉप पोस्ट ना फ्रॉम डे वन। ये तो मजबूरी थी कुछ इस तरह की चीज के, भाई नीतीश को किसी भी तरीके से बैक स्टेप नहीं कर सकते। बीजेपी को तो मोदी को, अमित शाह को, सबको नहीं पता अंदर से कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति क्या है। उसके बावजूद सीएम बनाया तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा ना। मेंटली स्टेबल होना तो किसी भी सार्वजनिक पद की पहली जिम्मेदारी है रामप्रकाश जी। और मेंटली अनस्टेबल आदमी को आप मुख्यमंत्री बना करके कोई महान काम नहीं कर रहे, केवल आप एक राजनीति साध रहे हैं
कि उनका जो वोटिंग का जो सही वो क्या है, जो उनके समर्थक हैं, उसको एक बार एड्रेस कर दिया, उसके बाद इनको डिस्क्रेडिट होने दो, खुद ही ईज आउट हो जाएंगे, पूरे देश में नारे लगेंगे, मुकदमे दर्ज होंगे, विरोध होगा, भाजपा के लिए आपदा में अवसर होगा, खटाक से अपना मुख्यमंत्री बना देंगे, बात खत्म। तो भाजपा की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी पहले दिन से यही है। जब इनको बनाया गया था तब भी मैंने एक ही बात कही थी कि कितने दिन तक चल पाएंगे, अपनी मानसिक स्थिति को देखते हुए ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा, और उसी दिशा में चीजें बढ़ रही है बहुत तेजी से। एक तो ये सवाल तो सर भाजपा के ऊपर अगर ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार से भी ज्यादा बड़ा सवाल नहीं हो जाता है, क्योंकि भाई आप वहां सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, केंद्र में आपकी सत्ता है, हर रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है रोज वो महिलाओं के सम्मान की बात किया करते हैं, गृह मंत्री बात करते रहते हैं, और फिर उसके बाद आप तमाम मामलों पर जीरो टॉलरेंस की भी बात करते हैं। तो ये सवाल नीतीश कुमार से कहीं ज्यादा बड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं हो जाता है? नहीं, रामप्रकाश जी उनके लिए कोई सवाल, उनके संजय निषाद ने क्या कहा जरा एक बार सुन लीजिए, आप अकेला बैठ के भी नहीं सुन सकते। जो नीतीश कुमार वाली घटना पे संजय निषाद ने कहा है, हो गया शोकॉज नोटिस क्या उनको? नीतीश तो चलो मेंटली अस्थिर है, कोई वो नहीं, उस तरह की चीज हो जाती है, वो एक दूसरी तरफ एक एलाइज का समस्या है, मुख्यमंत्री है, तमाम तरह की चीजें हैं, पॉलिसी डिसीजन भी करना होगा देर सवेर। लेकिन संजय निषाद और पता नहीं कितने निषाद पार्टी के अंदर घूम रहे हैं, कभी किसी पे कुछ तरह की कार्रवाई हुई क्या महिलाओं को लेकर के? एक सर्विंग फौज की कर्नल को आतंकियों की बहन कह दिया जाता है, उस विजय शाह का क्या बिगाड़ लिया आपने? तो भारतीय जनता पार्टी का महिलाओं के प्रति बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दिखाने का कुछ और है, हकीकत में उनकी सोच क्या है वो मौके पर हर महीने 10 दिन 15 दिन के अंदर रह रह करके अलग अलग लोगों के मुंह से लगातार सुनाई देती रहती है आपको। तो भारतीय जनता पार्टी से आप कोई उम्मीद करेंगे कि वो चाल चरित्र और चेहरे के साथ कोई महिलाओं के प्रति सम्मान या कुछ इस तरह का, वो अगर उनकी असली राय देखनी है तो अकेले में बैठ के एक बार संजय निषाद की बात सुन लीजिए, सिर शर्म से झुक जाएगा आपका। वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने शुक्र है हिजाब ही हटाया, कुछ और कर देते तो कहीं और उंगली हाथ लगा देते तो। आप सोचिए, ये महिलाओं के बारे में एक सर्विंग कैबिनेट मंत्री की राय है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब आप सोच लीजिए कितने राष्ट्रवादी हैं ये, कितने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले लोग। नहीं तो नीतीश कुमार का चलिए ठीक है, नीतीश के ऊपर कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है या नहीं कर सकती है, लेकिन संजय निषाद पर कार्रवाई करके तो आप एक बड़ा संदेश दे सकते हैं इस देश को। विजय शाह पे कर दी कार्रवाई क्या? विजय शाह पे करी, इस पे संजय निषाद पे कर देंगे, कितनों पे करेंगे? सब कुछ खाली हो जाएगा। इतनी दुर्दांत प्रतिभाएं हर जगह भरी हुई, इनके अगर महिलाओं के प्रति सारे आरोप दिखाने लग जाओ जो जो इन्होंने कहे हैं तमाम लोगों ने, तो आपको असली पता लगेगा कि इनकी क्या राय है महिलाओं के बारे में। जो ये कहते हैं करते उसके ठीक विपरीत है। ये चाहे महिलाओं का मामला हो चाहे कोई और मामला हो। नीतीश कुमार की जहां तक बात है, इसमें अब कतई कोई शक नहीं। मैंने आपको इसलिए सारी घटनाक्रम सितंबर 2024 से बताया ताकि किसी भी दर्शक के दिमाग में ये कंफ्यूजन ना रहे कि ये वन स्टैंड आउट इंसिडेंट है। नो, ये लगातार घटती जा रही है, हर महीने 2 महीने 3 महीने जब भी किसी सार्वजनिक समारोह में वो होते हैं, इनवॉलंटरीली या वॉलंटरीली जिस भी तरीके से वो करते हैं, ये स्टेबल मानसिक सेहत नहीं है, इसको आप निश्चित मान करके चलिए। बिल्कुल, कभी महिला के गले में माला पहनाने लगते हैं, कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जब देश के प्रधानमंत्री वीसी के जरिए जुड़े होते हैं तो उस वक्त भी वो उनको हाथ जोड़ करके नमस्ते करने लग जाते हैं, और एक बार नहीं बार बार करते हैं। पैर छूने का जिक्र आपने कर ही दिया कि कितनी बार क्या कुछ हुआ। अब नरेंद्र मोदी को तो छोड़िए, रविशंकर प्रसाद के भी पैर छूने लग जाते हैं। तो इस स्थिति को लेकर के सवाल बहुत सारे उठे, पर एक अंतिम सवाल सर, और आखिर ये वीडियो जो वायरल हो रहे हैं लगातार चुनाव के पहले से और अभी तक, भाजपा को इन सारे मेंटल स्टेटस का पता था, उसके बावजूद भी वो नीतीश कुमार को चेहरा बना करके चुनाव लड़ रहे थे। क्या बिहार की जनता को इस पर भारतीय जनता पार्टी से सवाल नहीं पूछना चाहिए? क्या इस देश की जनता को इस पर भारतीय जनता पार्टी से सवाल नहीं पूछना चाहिए कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से संतुलित नहीं था, आप उस व्यक्ति को चेहरा कैसे बना सकते थे? क्यों आप उसकी अगुवाई में चुनाव लड़े? और साथ में एक चीज ये भी कि क्या भारतीय जनता पार्टी का वो चेहरा इस बात से उजागर नहीं हो जाता है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ सत्ता से मतलब है, इसके अलावा बाकी किसी भी चीज से नहीं? ये रामप्रकाश जी, ये तो निश्चित ही मान के चलिए, आपका दूसरा सवाल जो है उसका जवाब पहले ये है कि भारतीय जनता पार्टी को तो इस सारे घटनाक्रम का पता था, कहीं किसी उसमें मत रहिए कंफ्यूजन के अंदर। उसके बावजूद उनको सत्ता चाहिए थी, और लंबे समय से जो ये आकांक्षा थी कि बिहार में अपनी सरकार हो, उसके लिए उन्होंने सारी व्यवस्थाएं कर रखी थी। केवल मजबूरी ये थी कि नीतीश के नाम पर
आपको एक आईवाश करने के लिए एक चेहरा मोहरा मिल गया। बाकी सारा खेल तो जो नीतीश कुमार के गठबंधन सहयोग से जो भी वो करते हैं वो उन्होंने कर ही दिया। आप उनका स्ट्राइक रेट देख लीजिए। आपने कहा बिहार की जनता, माफ कीजिएगा, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू एवरी वोटर ऑफ बिहार, जिस जनता को खुद अपनी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा कि उनका मुख्यमंत्री किस मानसिक स्थिति में है, उसके बावजूद भी अगर वो वोट डालते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी तो लाभ उठाएगी ना भाई। 10,000 रुपए लेकर के आप अपना भविष्य उनके हाथ में दे देते हैं। नीतीश कुमार की तमाम 20 साल की नाकामियों को दरकिनार कर देते हैं केवल 10,000 रुपए के लिए। उनकी मानसिक सेहत को, उनके गवर्नेंस के फेल्योर को, हर चीज को जब दरकिनार जनता कर रही है तो भाजपा लाभ क्यों ना उठाए। भाजपा कोई साधु संत नहीं है। भाजपा एक रैंक अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। सत्ता की हवस मिटाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये उन्होंने एक बार नहीं तमाम बार देखा और पूरा इतिहास भरा पड़ा है। जो आज खड़गे साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि ईडी और सीबीआई और जांच एजेंसियों का मसला केवल गांधी नेहरू परिवार तक हो तो भी ठीक है। इन्होंने तो तमाम राज्यों के अंदर सरकारें बनाई और तोड़ी एजेंसियों के जरिए। तो आप तो एक मुख्यमंत्री की मजबूरी का लाभ उठाने की बात कर रहे हैं। वो तो सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। किसी को खिलाफ पर्चे दर्ज कराना, किसी को वॉशिंग मशीन में डाल करके बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देना। प्रधानमंत्री का ये कहना बंबई के अंदर जाकर के कि 60,000 करोड़ का घोटाला अजीत पवार ने किया, याद है आपको? और 2 दिन के बाद होना तो ये चाहिए था उसके यहाँ ईडी सीबीआई पकड़ के लाए उसको, और 2 दिन के बाद उसको डिप्टी सीएम की शपथ दिलाएगी। तो इनसे आप किसी नैतिकता की बात करेंगे, मान मर्यादा की उम्मीद करेंगे तो बहुत निराशा हाथ लगेगी। हकीकत में क्या है, दे आर द रैंक अपॉर्चुनिस्ट पीपल, डेस्परेट फॉर पावर एट एवरी स्टेज, एट एवरी लेवल। वोट चोरी का आरोप नकारते हैं ये लोग। आपको एक घटना याद है चंडीगढ़ वाली? नगर निगम के मेयर के लिए भरे सरेआम पूरे सदन के अंदर भरे कैमरों के सामने किस तरीके से मसीह वोटों को कैंसिल करके भाजपा के दावे उसको उम्मीदवार को जिताता है। और सुप्रीम कोर्ट तक मामला आया, सारी चीज स्टेब्लिश होगी, मसीह का क्या बिगड़ गया? आपको क्या लगता है जो पार्टी मेयर के लिए, चंडीगढ़ मेयर के लिए कैमरे के ऊपर धोखाधड़ी कर सकती है, वो वोट चोरी के आरोपों को नकार पाएगी? उनके सवालों के जवाब दे पाएगी जो संसद के अंदर उठे? किसी एक सवाल का जवाब मिला आपको? राहुल गांधी ने तमाम सवालों के जवाब मांगे थे, तमाम लोगों ने मांगे, किसी एक सवाल का जवाब वोट चोरी पे मिला हो? तो उनको तो किसी भी कीमत पर सत्ता चाहिए, हर जगह सत्ता चाहिए। और जो पार्टी मेयर का पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, आपको लगता है वो मुख्यमंत्री पद के लिए नैतिकता की बात करेगी या किसी और पद के लिए बात करेगी? कभी ऐसी कल्पना करना भी संभव नहीं है, ये मान करके चलिए। जी, अब देखना ही होगा कि नीतीश कुमार के ऊपर कहां कहां कितनी एफआईआर दर्ज होती है और ये सारी एफआईआर भाजपा के लिए कितना बड़ा मौका बनती है। भाजपा इस मौके को कब भुनवाती है, क्योंकि भुनवाएगी तो जरूर, आज नहीं तो कल। सब आखिर संघ का, भाजपा का इतना बड़ा सपना जो पूरा करना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।